जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले गुड आफ्टरनून। अब मुझे क्या टाइम बहुत कम मिल रहा है, तो मैं कल भी मुझे मिला मुश्किल से 35 मिनट, आज भी 35 मिनट मिलेगा, ठीक है। देखिए, हमने कल शुरू किया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट कि एक कंपनी जिस पर एस एप्लीकेबल है, इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको भी पता पड़ जाएगा फ्यूचर में एस क्या होता है, इंड एस क्या होता है। एस मतलब छोटी कंपनी पर लगता है एस, बड़ी कंपनी पर लगता है इंड एस। यदि वो कंपनी लिस्टेड है तो इंड एस लगता है। 250 करोड़ से बड़ी कंपनी है तो इंड एस लगता है, लेकिन 250 करोड़ से कम, 50 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़, छोटी कंपनी है तो उस पर लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम पढ़ेंगे। तो जिस पर एस एप्लीकेबल है वो सिलेबस है इंटरमीडिएट का। तो हम इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट पढ़ने जा रहे हैं। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा था बैलेंस शीट के लिए एक नई चीज जो आपने देखी, हम बैलेंस शीट में पहले एज ऑन लिखा करते थे, अब एज एट लिखते हैं। मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताया, उसके पीछे की पूरी लॉजिक बताया कि आप सोचो ना, अभी भी मैं आपको कई चीजें बताऊंगा जो मेरे हिसाब से अकाउंट में गलत है, पता नहीं वो दुनिया कब सुधारेगी, लेकिन कम से कम इसमें सुधार तो हुआ है। एज ऑन की जगह एज एट आ गया। एज ऑन में क्या दिक्कत थी, बैलेंस शीट पूरे दिन भर की नहीं होती थी। एज ऑन मतलब पूरे दिन भर की बैलेंस शीट, एज एट मतलब दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम की, और बैलेंस शीट दिन के किसी एक टाइम की बनती है, इसलिए एज एट वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, एग्जाम में गलती बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अब बेटा यहां पर जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 बनती है। शेड्यूल 3 डिवीजन 1, शेड्यूल 3 डिवीजन 1। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, शेड्यूल 3 याद रख लो बस कि बैलेंस शीट बनती है एज पर शेड्यूल 3। अब यहां पर एक कॉलम होता है पर्टिकुलर, एक कॉलम होता है पर्टिकुलर मतलब डिटेलिंग, और एक होता है जिससे पहले बोलते हैं शेड्यूल नंबर। शेड्यूल नंबर को आप क्या बोलते हैं, नोट नंबर। नोट नंबर क्यों बनता है मैं बताऊंगा, और आपको बताया भी गया है कि ये नोट भी बैलेंस शीट का ही हिस्सा होते हैं। नोट्स आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। जैसे बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये नोट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं। और यहां बेटा आएगा अमाउंट का मैंने एक ही कॉलम बनाया है क्योंकि हमें एग्जाम में एक ही कॉलम बनाना है। फॉर्मेट में 2 कॉलम है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। देखिए, यदि हमको किसी कंपनी की वास्तविक स्थिति जाननी है, रियल एनालिसिस करना है, तो उसको सिर्फ करंट ईयर मत देखो बल्कि उसका प्रीवियस ईयर भी देखो। मान लो मैं मतलब थोड़ा डीप पे जाता हूं, एक चीज को थोड़ी सी मैं डेप्थ पे चले आता हूं, आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी थोड़ी सी डीप में जाने की। देखिए, क्यों 2 कॉलम होते हैं, क्या जरूरत है 2 कॉलम की, एक करंट ईयर एक प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब इतिहास की भी जरूरत क्या है। वजह यह है, मान लो मैंने सोचा मैं बी कंपनी को खरीद लूंगा, उसकी 1 साल की बैलेंस शीट देखकर, 1 साल का टर्नओवर देखकर खरीद लूंगा। बी कंपनी को पता है कि वो बिकने वाली है, उसे बेचना है, अपना बिजनेस, तो अच्छी मतलब ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए वो अपना क्या करेगी, टर्नओवर कुछ 1 साल के लिए बढ़ा देगी। बढ़ाना आसान काम है, दुनिया में बहुत फर्जीवाड़े हैं। बिल खरीद लो मतलब सेल के बिल मिलते हैं बाजार में, बेवजह का टर्नओवर दिखा दिया, बेवजह की सेल बढ़ा के दिखा दी। एक्चुअल में सेल है नहीं, मार्केट से बिल खरीद लिए, सेल बढ़ा के दिखा दी किसी 1 साल में, और सेल बढ़ा के दिखा दी सिर्फ 1 साल में, जबकि वैसे उसकी सेल की हालत बड़ी खराब थी, बहुत बुरी सेल थी, बहुत कम सेल थी। पर जिस साल उसको बिजनेस बेचना है उसमें अपनी पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए 1 साल सेल बढ़ा के दिखा दी। तो क्या 1 साल से आप जज कर पाओगे? 1 साल से आप कंपनी की पोजीशन जज नहीं कर सकते, ना करना चाहिए।
हो सकता है सामने वाली कंपनी विंडो ड्रेसिंग करे, अपनी पोजीशन ज़्यादा अच्छी दिखाने के लिए, बैलेंस शीट को मतलब अच्छा दिखाने के लिए कुछ जुगाड़ लगा के अच्छा दिखा दे। इसलिए बैलेंस शीट 1 साल की नहीं बल्कि 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे जाते हैं, करंट ईयर और लास्ट ईयर। तो पर मैंने अभी आपको अमाउंट लिखा है सिर्फ करंट ईयर, क्योंकि एग्जाम में हमें एक ही साल एक ही पर मतलब एक्चुअल में भी 2 साल का डेटा दिखाया जाता है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। यहां पर अमाउंट के नीचे कई बार कुछ और लिखना पड़ता है, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन करोड़ वगैरह। मान लो बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का अमाउंट है 48 करोड़ 58 लाख 47,200, ये अमाउंट है, ये फुल अमाउंट है। 48 करोड़ 58,000 47,200 का अमाउंट है। यदि कोई व्यक्ति दिखाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसे दिखा, तो सिर्फ रुपीज लिखा दो यहाँ पर और ये अमाउंट लिख दो एज इट इज। लेकिन कोई व्यक्ति चाहता है कि हम इतनी डिटेलिंग हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, 200 रुपये का क्या महत्व है, वो बैलेंस शीट को इन 1000 दिखाना चाहता है, इन, तो यहां लिख दिया रुपीज इन 1000। तो अब यहां क्या करेगा, इसमें से वो 3 शून्य हटा देगा। कितनी शून्य हटा देगा, तो यहां पर 3 शून्य हटा दो तो कितना आएगा, 48,584 समथिंग आ जाएगा बस। हाँ 0.7 कर दो तो क्या आ गया बेटा, 48,584 इन कितनी शून्य हटेगी इसमें से, 3 शून्य हट गए, तो ये क्या आ गया, डेटा इन 1000। कोई चाहता कि हम तो करोड़ में दिखाएंगे बस, करोड़, तो क्या दिखाओ, रुपीज ऊपर जो है रुपीज इन करोड़, रुपीज इन करोड़, तो कितना करोड़, 48.5847 करोड़। तो हमने 48.5847 ही लिखा, पर ऊपर क्या लिखा है, इन, तो ये डेटा हमने लिखा 48 है पर एक्चुअल में 48 करोड़ है। समझ में आया मेरी बात को। तो आपका जो डेटा है ऊपर आपको लिखना पड़ता है, डेटा इन लैक्स है, डेटा इन करोड़ है, वो जो भी है, तो वो खैर आप आगे देखेंगे। ये तो मैंने आपको बताया फॉर्मेट की स्टार्टिंग, कि यहाँ अमाउंट में रुपीज लिखना पड़ता है, और चूंकि हम बैलेंस शीट इंडिया में बना रहे हैं तो रुपीज लिखना है। यही बैलेंस शीट यूएस वाला बनाएगा, फॉर्मेट ही बदल जाएगा उसका, अपना वहां लिखेगा डॉलर, हम लिखेंगे रुपीज। ठीक है भाई। अब मैं आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में शुरुआत करता हूं। पुराने जमाने में बैलेंस शीट ऐसे बनती थी, टी फॉर्म में, इधर होती थी असेट, इधर होती थी, ये आपको पता है पुरानी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट पुराने जमाने की है, इसको टी फॉर्म बोलते हैं। क्या ये ना टी, ये ना ये, एक ये और एक ये, टी जैसा बन रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, टी फॉर्मेट, टी फॉर्म। ये बैलेंस शीट पुराने जमाने की हो चुकी है, अब हम ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करते बेटा। वजह है, यहां क्या लिखते थे, लायबिलिटी यहां पे आती थी, आपको ध्यान है, कंपनी में शेयर कैपिटल आती थी, रिजर्व एंड सरप्लस आते थे, डिवेंचर आते थे, क्रेडिटर आते थे, सब। हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी भी दिखाते थे और जो लायबिलिटी नहीं है वो भी दिखाते थे। क्या कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल वापस करना है, क्या शेयर कैपिटल कंपनी की लायबिलिटी है, ये तो वापस कब होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी तब वापस करनी पड़ेगी। ये कंपनी की लायबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ ये लायबिलिटी है जो पे करना है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिलाकर। तो लायबिलिटी सिर्फ ये होती थी, पर हम लायबिलिटी साइड इसको भी दिखाते थे जो एक्चुअल में कंपनी की लायबिलिटी होता ही नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस इट इज नॉट ए लायबिलिटी ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल इट इज नॉट लायबिलिटी एट ऑल। ये तो ऑनर्स का फंड है, मालिक लोगों ने पैसा दिया है कंपनी चलाने के लिए, ये कहीं वापस करना कंपलसरी थोड़ा है। लायबिलिटी वो जो हमें हर हाल में देना ही है, ये तो हमें देना ही नहीं है। कंपनी बंद होगी तब कुछ बचेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इट इज नॉट लायबिलिटी एट ऑल, ये लायबिलिटी है ही नहीं। पर हम पुरानी बैलेंस शीट में इसे भी लायबिलिटी की तरह दिखाते थे, इसको हम टोटल लायबिलिटी बोलते थे, जो सरासर गलत था। इसलिए अब बैलेंस शीट के नए फॉर्मेट में चूंकि ये लायबिलिटी नहीं है और ये लायबिलिटी है, ये इक्विटी है। क्या है ये, ऑनर्स फंड को क्या बोलते हैं,
इक्विटी, ये है लाइबिलिटी। और ये क्या थी? इक्विटी। इक्विटी मीन्स ऑनर्स फंड, मालिक लोगों का फंड। तो ये ऑनर्स फंड था, ये लाइबिलिटी थी। पहले दोनों को लाइबिलिटी बोलते थे, जो सरासर गलत था, सरासर झूठ था। अब जिसने नया फॉर्मेट बनाया उसने कहा कि भाई हम इसमें करेक्शन मारेंगे, तो उन्होंने करेक्शन मार दिया। उन्होंने करेक्शन मार दिया। यहां उसको अब लाइबिलिटी की जगह क्या लिखना शुरू कर दिया? इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखना शुरू कर दिया। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये फॉर्मेट की शुरुआत है। ये हम लाइबिलिटी साइड को हम अब लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसमें इक्विटी भी आने वाली है और लाइबिलिटी भी आने वाली है। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। इक्विटी लाइबिलिटी हेडिंग है। इसमें एक हेडिंग तो इक्विटी लाइबिलिटी है, जो मैं आपको बताऊंगा इक्विटी लाइबिलिटी, और उधर असेट, उधर आएगा असेट। इस इक्विटी लाइबिलिटी जो हेडिंग है, इसमें इक्विटी भी आएगी और लाइबिलिटी आएगी। इक्विटी भी और लाइबिलिटी, एक इक्विटी और दूसरा लाइबिलिटी आने वाली है। लाइबिलिटी में दो आने वाली है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। बस तीन चीज आएगी, एक तो इक्विटी, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो इसको आप कैसे दिखाते हैं वो देखिए। ठीक है, अब यहां पर पहले क्या लिखो, इक्विटी या लाइबिलिटी? क्यों लिखो पहले इक्विटी? क्या जरूरी है मेरे लिए कि मैं लाइबिलिटी पहले लिख सकता हूं? फॉर्मेट बनाने वाले ने इक्विटी पहले लिखी और लाइबिलिटी बाद में लिखी, उसकी वजह होगी। और हमें फॉर्मेट तो एज इट इज फॉलो करना है, रिजिडली। मान लो आप इतने सारे बॉयज हैं, मुझे नाम लिखना है सबका। सबसे ऊपर नाम किसका लिखूं आप में से? सबसे ऊपर नाम किसका लिखूं? कुछ लॉजिक होना चाहिए मेरे पास। मेरे पास कुछ सब, आप लोगों से मुझे लिस्ट बनानी है बॉयज की, तो किसका नाम लिखूं? एक तरीका, मतलब ये बिल्कुल ही फर्जीवाड़ा जो बोल रहा हूं मैं, कुछ तो भी बताया बोले जा रहा हूं। एक तो ये है कि आप में से जिसके नंबर 12th में सबसे ज्यादा है, वो उसका नाम पहले लिख लूं। एक तरीका वो है। एक कुछ रूल तो होना चाहिए ना, एक रूल, एक क्राइटेरिया तो हो कि किसको पहले किसको बाद में, या फिर मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया। तो यहां पर भी कुछ न कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर्मेट बनाने वालों के पास। अल्फाबेट वाले हैं, हाँ बेटा आप सही बोल रहे हैं ऋषभ, अल्फाबेट वाइज। लेकिन अल्फाबेट तो एक ठीक है, मोस्ट कंफर्टेबल वे है, पर मुझे लॉजिक चाहिए कि मैं उसका नाम क्यों ना लिखूं पहले, जिसके 12th में अच्छे परसेंट है, फाउंडेशन में जिसकी रैंक है या फाउंडेशन में अच्छे मार्क लाया है, उसका पहले लिखूं। उसको मुझे प्रिविलेज देना होगा, उसको उसके उस एफर्ट्स का कुछ रिवार्ड तो देना होगा। चलो अब मैं यहां पर इक्विटी पहले लिखूं या लाइबिलिटी? इक्विटी पहले लिखने का रिवाज इसलिए है, जिसने फॉर्मेट बनाया होगा उसने कुछ सोच कर बनाया। बताओ इसमें से मैं यदि, मतलब यहां मैं लिखने वाला हूं, कौन सा फंड ऐसा है? देखो मैंने आपको बताया, एक तो इक्विटी है, मींस ऑनर्स फंड, एक है लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इनको मुझे लिखना है। मैं कौन सा फंड पहले लिखूं, ऑनर्स फंड या लॉन्ग टर्म फंड या शॉर्ट टर्म फंड? देखिए कौन सा फंड ऐसा है जो मेरे पास, कंपनी के पास परमानेंटली है, जो मुझे कोई टेंशन नहीं देने का। ऑनर्स फंड मतलब परमानेंट सॉर्ट ऑफ फंड होता है, जिसे वापस करने का मुझे कोई जल्दी नहीं है, इवन जिसे मुझे वापस ही नहीं करना है। इट विल बी अवेलेबल टू मी, मीन्स कंपनी, इट विल बी अवेलेबल टू कंपनी फॉर ए वेरी वेरी लॉन्गर पीरियड टिल द लाइफ ऑफ कंपनी। जब तक कंपनी जिंदा है तब तक ये फंड कंपनी के पास रह सकता है। कैपिटल को रिफंड करने की जल्दबाजी, तो जो फंड परमानेंट नेचर का है, जो मेरे पास लंबे समय तक रहेगा, उसको मैं सबसे पहले लिख दूं। और जो सबसे जल्दी से जल्दी वापस करना है, अभी वापस करना है, उसको सबसे लास्ट में लिखूं। तो कौन सा फंड पहले आएगा, ऑनर्स फंड या लाइबिलिटी? ऑनर्स फंड। अब उसमें चलो ऑनर्स फंड पहले, उसके बाद फिर क्या आएगा? लॉन्ग टर्म। फिर क्या आएगी? शॉर्ट। क्या आपको समझ में आया कि इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी
कौन सा फंड परमानेंट है वो पहले लिखो, जो ज्यादा परमानेंट है वो पहले लिखो, जो कम परमानेंट है वो बाद में लिखो। तो बेटा ये जो ऑर्डर बनाने वाला जिसने फॉर्मेट बनाया उसने कुछ दिमाग रख के फॉर्मेट बनाया होगा। ऐसा नहीं कि अरे यार 4 लोगों से चाय पीते पीते, अब वो फॉर्मेट बना चाय पी रहे थे या क्या पी रहे थे मुझे पता नहीं, मैंने जाके देखा नहीं। अब पीते पीते ऐसा तो है नहीं ये चाय की जगह कुछ और पी रहे थे। मान लो मैं इसी शब्द क्लास से बोलना भी ठीक लगता था कि वो दारू पी रहे थे, वाइन पी रहे थे, बियर पी रहे थे, पता नहीं, और दिमाग में आया यार किसी ने बोला यार ये लिख दे तो ये लिख दिया, अरे दूसरे बोला ये लिख दे। ऐसा नहीं, सोच थी, और सोच क्या थी? परमानेंसी। जो फंड ज्यादा परमानेंट है उसको पहले दिखाया जाए और जो कम परमानेंट है वो बाद में। इसलिए सबसे पहले क्या आएगा? ऑनर्स फंड यानी इक्विटी पहले आएगी, और फिर लॉन्ग टर्म फंड, फिर तो बेटा यहां पर आएगा सबसे पहले ए शेयरहोल्डर फंड। शेयरहोल्डर्स फंड, शेयरहोल्डर मीन कंपनी के ऑनर होते हैं, उसका फंड सबसे पहले आता है क्योंकि ये परमानेंट होता है, ये परमानेंट नेचर का है। शेयरहोल्डर फंड सबसे पहले आएगा। शेयरहोल्डर फंड में 2 चीजें आती है बेटा। शेयरहोल्डर फंड तो है, ऑनर फंड तो असेट माना चाहिए अगर हमारे पास है तो। बेटा ऑनर फंड कैश में आया होगा तो कैश असेट में आ ही रही होगी ना, कैश टू कैपिटल। हाँ, शेयरहोल्डर फंड, शेयरहोल्डर मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूं, मान लो मैं कंपनी हूं, ये जो ऑनलाइन डब्बों में बैठे हैं ये ऑनर हैं, शेयरहोल्डर हैं। आप अच्छा ठीक है इनकी बात करें, ये जो शेयरहोल्डर हैं जो डब्बों में घुसे बैठे हैं, पता नहीं ये रिजल्ट के बाद ऑफलाइन आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, या वहीं बैठ के पढ़ेंगे। तो ये टीवी के डब्बे में जो है ये कौन है? ऑनर। ठीक है, अब ये जो ऑनर है, एक तो वो फंड जो उन्होंने मुझे दिया था, मैं कंपनी हूं, एक तो वो फंड जो उन्होंने मुझे दिया था और जो मेरे पास लंबे समय के लिए अवेलेबल है वो कहा जाता है शेयर कैपिटल, वो है शेयर। और एक वो जो मैंने कमाया, इनके लिए मैंने कमाया, ये मेरे ऑनर है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं जिन्होंने मुझे फंड दिया है, सारे प्रॉफिट इन्हीं के हैं। कंपनी में जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो मैं इन्हीं को दूंगा। ये ऑनर है, शेयरहोल्डर है। शेयरहोल्डर मतलब कंपनी का ऑनर होता है। प्रॉफिट किसके होते हैं? ऑनर के। तो मैंने जो प्रॉफिट कमाया, कंपनी में जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है प्रॉफिट्स, वो भी इनके हैं। पर दोनों में फर्क है, एक तो वो फंड जो उन्होंने मुझे दिया था कंपनी चलाने के लिए, वो है शेयर कैपिटल। एक वो फंड जो मैंने कमाया, मैंने कंपनी ने कमाया पर वो अभी इनको देना बाकी है, वो प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न किए पर अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, तो वो होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। दोनों इन्हीं के हैं पर दोनों में बड़ा फर्क है। एक वो जो इन्होंने मुझे दिया था और एक वो जो मैंने इनके लिए कमाया पर इनको अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। एक होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जो इन्होंने मुझे दी थी, ये नोट नंबर 1, और इधर आएगा रिजर्व एंड शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट को थोड़ा सिंपलाइज बनाने के लिए कि बैलेंस शीट में पूरी बैलेंस शीट ऐसे ही नहीं भर जाए बल्कि बैलेंस शीट थोड़ी नीट एंड क्लीन दिखाई दे, तो शेयर कैपिटल यहां दिखाई जाती है, लेकिन शेयर कैपिटल का ब्रेकअप, उसकी डिटेलिंग वो यहां न दिखाते हुए उसका एक नोट बना दिया जाता है। किसी को यह जानना है कि ये शेयर कैपिटल क्या क्या है, जिसको ये जानने की इच्छा है कि मुझे पता करना है कि शेयर कैपिटल में क्या क्या है, तो भाई जाके देख ले नोट 1, वहां तो सब मिल जाएगा। और जिसको मतलब उसको मतलब नहीं कि शेयर कैपिटल क्या है, उसका मतलब तो रिजर्व सरप्लस है, तो फिर शेयर कैपिटल का नोट ना देखे, जो टोटल है बस वो देख ले। तो डिटेलिंग के लिए शेयर कैपिटल का एक नोट बना देंगे। मैं वो नोट अभी नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा ये शेयर कैपिटल का पूरा शेड्यूल। लेकिन शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसी में आएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आ जाएगी। उसका एक नोट बनेगा, एक नोट, वर्किंग नोट नहीं, ये नोट। वर्किंग नोट अलग चीज होती है, नोट अलग चीज होती है। क्या वर्किंग नोट मतलब कोई रफ कैलकुलेशन जो हम रफ में बनाते हैं, और नोट मतलब जो इस बैलेंस शीट का हिस्सा है, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट का ही हिस्सा है, जिसके बगैर बैलेंस शीट अधूरी है, वो नहीं है, मतलब बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट नहीं है, वो बैलेंस शीट खराब मतलब गलत मानी जाएगी, तो नोट बनाना पड़ेगा। नोट इस बैलेंस शीट का हिस्सा ही होगा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो इसमें क्या शेयर कैपिटल
कब पूरी डिटेलिंग कहाँ आएगी? शेड्यूल 1 में, नोट 1 में। कंपनी की अथॉराइज शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी की इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी की सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, पेड अप शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, वो सब डिटेलिंग कहाँ आएगी? नोट 1 में। वो मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। दूसरा है रिजर्व एंड, कंपनी के जितने भी रिजर्व सरप्लस है, कंपनी का जनरल रिजर्व, कंपनी का P&L, कंपनी का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कंपनी का बिल्डिंग फंड, ऐसे कई तरह के रिजर्व सरप्लस होते हैं। वो सब रिजर्व सरप्लस यहाँ जाएंगे। वो भी ऑनर, वो भी शेयर होल्डर का ही है, ये भी शेयर होल्डर का है, ये भी शेयर होल्डर का है, लेकिन दोनों को अलग अलग क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये उन्होंने कंपनी को कंट्रीब्यूट किया था, अपनी जेब से पैसा यहाँ डाइवर्ट किया था, और ये जो कंपनी ने कमाया पर अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये वो है, ये है शेयर होल्डर फंड। इसके बाद ये आ गया ऑनर्स फंड, इक्विटी आ गई, ये आ गई। इसको क्या बोलते हैं कंबाइंडली? इसी को बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता। इक्विटी मींस ऑनर्स फंड, इक्विटी मींस ऑनर्स फंड, इसमें प्रेफरेंस भी शामिल है। तो इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता, इक्विटी मींस ऑनर्स फंड, और ऑनर फंड में प्रेफरेंस भी शामिल है। तो आपको इक्विटी वर्ड में प्रेफरेंस भी आ गया। ये शेयर कैपिटल आप जानते हैं इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों है, इसलिए ध्यान रखिएगा इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता। इसके टोटल को क्या बोलते हैं? इक्विटी। इसके टोटल को क्या बोलते हैं? ऑनर्स फंड। अब शुरू होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में पहले कौन सी लिखूं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। यहां आएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नॉन करंट मतलब जो करंट नहीं है, जो करंट नहीं है। करंट मतलब शॉर्ट टर्म, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म। बेटा ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को उन्होंने क्या लिखना शुरू किया? नॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें आप सारी लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। यहां पर इसमें एक तो आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग। बीच में मैंने एक चीज छोड़ रखी है, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, मैं पूरा फॉर्मेट बताऊंगा तो बताऊंगा। यहां पर मैंने बीच में एक चीज छोड़ रखी है क्योंकि वो मेरे काम की नहीं है, अभी मैं वही बता रहा हूं जो मेरे काम की है। इसमें वो एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट मैंने छोड़ रखा है, अभी मैं उसको समझाना भी नहीं चाहता हूं कि उसकी जरूरत ही नहीं बेटा। हाँ, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसमें है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो लोन जो एक साल बाद पेबल है, जो लोन एक साल बाद पेबल है, आफ्टर 12 मंथ, 12 महीने बाद पेबल है, वो हो गया लॉन्ग टर्म। और जो 12 महीने के अंदर अंदर पेबल है वो शॉर्ट टर्म। तो यहां पर वही लायबिलिटी आएगी, वही बोरिंग आएगी जो एक साल बाद पेबल है, 12 महीने बाद पेबल है। तो नॉन करंट लायबिलिटी में बोरिंग हमने पहले लिखी है। बोरिंग दो तरह की होती है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। मुझे मान लो, आप जानते हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो फिर भी मेरी फर्ज बता दूं। मान लो मुझे 50 रुपये चाहिए, 50 रुपये चाहिए। मैंने इनसे कहा भाई मुझे 50 रुपये दे दें, मुझे 50 रुपये उधार चाहिए, आपसे मांग रहा हूं। इन्होंने बोला कि मैं 50 रुपये दे दूंगी आपको, लेकिन मुझे कुछ चीज गिरवी रखो, मुझे यहाँ पर भरोसा नहीं है कि 50 रुपये वापस नहीं करोगे तो आपकी कोई चीज रखो। तो मैंने कहा ये मेरा पेन आप रख लो और 50 रुपये दे दो। तो इन्होंने मुझे 50 रुपये दे दिए और ये पेन रख लिया। इन्होंने लोन दिया, अच्छा, और मैंने लोन लिया, और ये लोन मुझे इनको 2 साल बाद देना है। तो ये लोन मेरे लिए क्या हुआ? मतलब यदि मैं लोन पे नहीं करूंगा तो ये मेरा पेन जो इनके पास वो जब्त कर लेगी, तो ये लोन इनके लिए क्या हुआ? और ये पेन मेरा कितने का है? 10,000 का, एक्चुअल में भी 10,000 का है। कितना लोन दिया आपने मुझे? 50 नहीं, ज्यादा हो गया, मेरी इज्जत ही खराब हो गई। 10,000 रुपए के लोन के लिए मैं 10,000 की चीज दे रहा हूँ, 50 रुपए के लिए 500 रुपए का लोन चाहिए मुझे। 500 रुपए का लोन लिया इनसे और इनको पेन दे दिया, तो अब ये लोन मेरे लिए लायबिलिटी है और 2 साल बाद दूंगा, तो ये लोन हो गया लॉन्ग टर्म। और ये लोन सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड? मैं पे करूंगा इनको, नहीं पे करूंगा तो मेरा 10,000 का पेन ये जब्त कर लेगी, तो ये लोन कौन सा होगा? सिक्योर्ड। ठीक है भाई, ये सिक्योर्ड होता। मान लो मुझे 500 रुपए का लोन तो इनसे मिल गया, अब मुझे है ना 300 रुपए का लोन और चाहिए। अब मैंने कहा चलो इनसे तो क्या मांगे, तो मतलब मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है, इनसे मांगा इन भाई साहब से, मैंने कहा 300 रुपए का लोन आप दे दीजिए। अब
इनको मुझ पर भरोसा था कि सर ये लो 300 रुपया रख लो, 2 साल बाद दे देना, और कुछ नहीं बोला। तो अब मेरे पास 300, इन्होंने मुझ पर भरोसा दिखा दिया और मैंने 300 का लोन ले लिया और 2 साल बाद। तो ये लोन तो है नॉन करंट, लॉन्ग टर्म, पर ये लोन क्या हुआ? अनसिक्योर्ड। तो जिस लोन के साथ कोई सिक्योरिटी रखी जाए वो सिक्योर्ड, और जिसके साथ कोई सिक्योरिटी ना हो वो अनसिक्योर्ड। तो ये सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन दोनों अलग अलग दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, ये लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का ब्रेकअप देना पड़ता है। जो बैलेंस शीट पढ़ने वाला व्यक्ति है, शेयर होल्डर भी है, पब्लिक भी है, बैंकर भी है, गवर्नमेंट भी है, जो भी इस बैलेंस शीट को पढ़ने वाले यूजर हैं उनको पता पड़ना चाहिए कि कंपनी ने जो लोन ले रखे हैं, कितने लोन सिक्योर्ड हैं, कितने लोन अनसिक्योर्ड है। देखिए, मतलब मैं तो आपको थोड़ा डीप में जाके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे है ना अभी 2 दिन ही मिले हैं, उसके बाद तो फिर मुझे चैप्टर कब मिलेगा भगवान जाने। तो अब मैं आपको क्या पढ़ाऊं, बस मैं आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल बताना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूं, डीप में जाता हूं, जरूरी मुझे लगता है। देखिए, ये ब्रेकअप क्यों जरूरी है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी आपके सामने है, आपको उसमें पैसा लगाना है, शेयर खरीदने हैं। एक कंपनी है जिसमें ढेर सारे अनसिक्योर्ड लोन है, बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन दे रखे हैं। तो आपको क्या लगेगा, कंपनी रिस्की है या सेफ है? बोलो, रिस्की है, क्योंकि कंपनी कभी भी हाथ खड़े, या चलो दूसरी में और पैसा, मान लो आपको उधार बेचना है उस माल, तो उस कंपनी को उधार माल बेचना है। कंपनी आपसे माल खरीदने आई, उसको उधार माल बेचना है। एक कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन ढेर सारे हैं, तो आप उसको उधार देना पसंद करोगे क्या? क्यों नहीं करोगे? पहली ही लोन है वो भी अनसिक्योर्ड, मतलब कंपनी के पास कोई असेट नहीं थी गिरवी रखने के लिए, इसका मतलब कंपनी की हालत ठीक नहीं है। कल को आपने उधार दे दिया तो आपका पैसा भी डूब सकता है, आपका मनी भी खतरे में आ सकती है, आपका मनी भी ब्लॉक हो सकती है, ई रिकवरी के चांसेस हो सकते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन यदि किसी कंपनी में ज़्यादा है तो वो कंपनी थोड़ी रिस्की मान ली जाती है। इसलिए पब्लिक को, यूजर को पता पड़ना चाहिए कि कंपनी में कितने लोन सिक्योर्ड हैं, कितने लोन अनसिक्योर्ड है। अब ये तो हमने लोन किया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग आ गई। और भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आते हैं। मैं सारी चीज नहीं बता रहा हूं अभी, जो जो मेरे काम की चीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी इसी में आते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन लॉन्ग टर्म, क्या आप प्रोविजन जानते हैं? अब आया हम पढ़ना है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, पर मुझे पढ़ाना पड़ रहा है प्रोविजन, इसलिए हम थोड़ा भटक जाते हैं मुद्दे से। पर मुद्दे जरूरी बेटा, मैं कैसे समझाऊं लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जब तक कि हमें प्रोविजन का पता नहीं है। तो बेटा हम प्रोविजन पहले समझते हैं, प्रोविजन क्या होता है। क्या होता है प्रोविजन? फ्यूचर लायबिलिटी के लिए हम अमाउंट अलग से निकाल के रख देते हैं जो सर्टेन नहीं है, जो सर्टेन लायबिलिटी नहीं है। मतलब लायबिलिटी कॉन्टिंजेंट है, फिर तो बैलेंस शीट की बाहर आती है वो। सर्टेन की अनसर्टेन, मतलब कुछ सर्टेन मतलब, अच्छा लायबिलिटी कंफर्म है, लायबिलिटी सर्टेन है, देना तय है, तो पर फ्यूचर में देना है, तो फिर तो क्रेडिटर भी सर्टेन लायबिलिटी है, वो भी देना है फ्यूचर में। डिवेंचर तो वो भी, वो फिर तो प्रोविजन हो गए, मतलब फॉर फ्यूचर लॉसेस, टू कवर अप द फ्यूचर लॉसेस। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? थोड़ा थोड़ा सही बोल रहे हैं आप, और थोड़ा मतलब कच्चा पक्का सबका दोनों का मान सकता हूं। जैसे मैं आपको सिर्फ प्रोविजन समझा रहा हूं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च की शाम को मैं अकाउंटेंट हूं और 31 मार्च की शाम को मैं बुक्स रेडी कर रहा हूं, और 31 मार्च की शाम को मुझे बुक्स रेडी करना है। पर मेरी कंपनी का जो बिजली का बिल है, बिजली का बिल मार्च महीने का, मैंने पूरे मार्च महीने बिजली कंज्यूम की है, पर मार्च महीने का जो बिजली का खर्चा है वो है इसी साल का, और मुझे इसी साल लेना है उसको, क्योंकि वो खर्चा इस साल का है। पर उसका बिल मेरे पास नहीं आया, एमपी ने मुझे बिल अभी रेज नहीं किया,
एमपीबी मुझे बिल देगी अप्रैल महीने में, अगले महीने में, अभी तो मार्च चल रहा है, तो मैं जो बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का क्या करूं? वो कंफर्म है कि देना है? कंफर्म है कि मार्च महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल मुझे देना है, कंफर्म है, और उसका अमाउंट सर्टेन नहीं है। लायबिलिटी कंफर्म है पर अमाउंट कंफर्म नहीं है। खर्चा है वो भी इस साल का, देना है ये भी तय है, लेकिन उसका अमाउंट 31 मार्च को मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं उस इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को के लिए बनाऊंगा प्रोविजन। क्या बनाऊंगा? प्रोविजन। उसको मैं कहूंगा प्रोविजन। हाँ, वो प्रोविजन शॉर्ट टर्म है। क्यों? वो प्रोविजन शॉर्ट टर्म है। एग्जाम्पल मैंने जो प्रोविजन का लिया वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का लिया, ना कि लॉन्ग टर्म। वो बिजली का बिल जल्दी ही मुझे 1 महीने के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा, बिल आते ही 10 दिन में पे करना पड़ता है, तो वो मेरी कौन सी प्रोविजन है? शॉर्ट टर्म। वो एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म प्रोविजन का। अब सुनो, यदि 31 मार्च को बिल आया नहीं, मैंने एस्टिमेटेड बेसिस पर उसके लिए खर्चा डाला। किसके बेसिस पर? एस्टिमेटेड बेस पर। तो आप भी थोड़ा कुछ सही थे कि खर्चा होना तय है, लेकिन उसका अमाउंट अभी सर्टेन नहीं। लायबिलिटी सर्टेन है, लायबिलिटी निश्चित है, पर उसका अमाउंट अभी पता, तो फिर मैं उसके लिए क्या करूं? मुझे उसके लिए बनाना पड़ेगा प्रोविजन। उस एक्सपेंस के लिए बनाना पड़ेगा मुझे प्रोविजन। अब वो प्रोविजन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। हाँ, ये तो प्रोविजन है। मान लो जिस एरिया में मैं हूं, उस एरिया में एमपीबी के मीटर बिल्कुल मॉडर्न लगे हुए हैं। अभी मीटर बदलने वाले हैं आप लोग के, सबके मीटर बदलेंगे। अभी सबके मीटर बदलेंगे, सबके मीटर नए लगने वाले। फॉर एग्जांपल, नए मीटर में क्या आ गया कि आपका बिजली का बिल अपने मीटर से निकाल लो, ऐसा आ जाएगा। अब आपका 31 मार्च का बिल, आप गए, मीटर देखा और बिल का अमाउंट पता पड़ गया। अब क्या करेंगे? अमाउंट, बिजली का बिल पता पड़ गया नहीं पड़ गया, अब प्रोविजन बनाएंगे या उसको वो अमाउंट पता है या नहीं पता है, तो उसको फिर प्रोविजन नहीं बोलेंगे, फिर लिखेंगे P&L टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल। क्या लिखूंगा मैं? फिर वो मेरी करंट लायबिलिटी है, वो फिर मेरा प्रोविजन। जब अमाउंट कंफर्म है तो उसके लिए प्रोविजन थोड़ा बनाऊंगा। फिर मैं एंट्री क्या करूंगा? P&L टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल। क्या एंट्री करूंगा? P&L टू इलेक्ट्रिसिटी पेबल। और इलेक्ट्रिसिटी पेबल कहां जाएगा? मेरी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आएगा। प्रोविजन नहीं है, वो तो लायबिलिटी है। और अब दूसरा, मुझे बिल नहीं आया, बिल अप्रैल में आएगा, मीटर पुराने हैं, बिल अप्रैल में आएगा, और खर्चा मैं कब डाल रहा हूं? मार्च में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं एंट्री करूंगा P&L टू प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी पेबल नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? क्योंकि अमाउंट कंफर्म का है, तो फिर क्या लिखूंगा? P&L टू प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्क समझ में आया? तो जब खर्चा कंफर्म हो, देना कंफर्म हो, लेकिन अमाउंट कंफर्म ना हो, तो उसके लिए क्या बनता है? प्रोविजन। तो प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी के लिए बनता है, लॉसेस के लिए नहीं। और डेप्रिसिएशन का प्रोविजन सवाल ही नहीं आता है इसमें। तो यह होता है प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर नॉट लॉसेस। फ्यूचर लॉसेस के लिए नहीं, फ्यूचर लायबिलिटी के लिए ये प्रोविजन बनाया जाता है। फ्यूचर लायबिलिटी जिसका अमाउंट कंफर्म नहीं है, जिसका अमाउंट श्योर नहीं है, उसके लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोविजन। हाँ, प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो उसका फीचर है कि प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ, यस, ऑनलाइन लकी। हाँ बेटा, कौन बोल रहा था दादा? कोई डाउट था किसी को? हाथ खड़ा हो रहा था। आपने हाथ खड़ा किया था, क्लियर हो गया? तो लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं, जिसे मतलब एक सोच, मैं आपकी थोड़ा सा जो कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, टाइम मेरा होते जा रहा है और हो गया, 2 मिनट ले लूं आपके। जैसे बेटा कहीं फ्यूचर में फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाए और वर्कर को हाथ पे टूट जाए, उसे हर्जाना देना पड़ सकता है, तो उसके लिए जो बनता है प्रोविजन, वो यहां नहीं आता।
उसको बोलते हैं P&L टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। कहाँ आता है वो? रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा वो वाला प्रोविजन। वो प्रोविजन फॉर लॉसेस है, वो कहाँ आएगा? और ये प्रोविजन फॉर, ये लाइबिलिटी है, और वो प्रोविजन लाइबिलिटी। अच्छा, मान लो हमारे एक्सीडेंट हो जाए और वर्कर को हर्जाना देना पड़े, उसके लिए हमने प्रोविजन बना लिया। क्या वर्कर एक्सीडेंट हो गया? क्या वर्कर के हाथ पे टूट गए? तो फिर ये लाइबिलिटी है या फ्यूचर के लॉसेस? ये लाइबिलिटी है ही नहीं ना लॉन्ग टर्म। जब वो लाइबिलिटी नहीं तो आप उसको लाइबिलिटी कैसे दिखाओगे? फिर वो कहां दिखाओगे? रिजर्व एंड। मान लो आप शेयर होल्डर हो, मैं आपका अकाउंटेंट हूं, मैं आपकी बड़ी फैक्ट्री है, कल को एक्सीडेंट हो जाए, वर्कर के हाथ पे टूट जाए, हर्जाना देना पड़ जाए, उसके लिए मैंने प्रोविजन बना लिया। मैं अकाउंटेंट हूं, प्रोविजन बना लिया। कहां से? प्रॉफिट से। कहां से बनता है प्रोविजन? प्रॉफिट से। अब मान लो 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं और कंपनी अब बंद हो रही है, तो क्या होगा? वो जो प्रोविजन बना हुआ है वर्कर के एक्सीडेंट के लिए, क्या मुझे वर्कर को देना पड़ेगा? बल्कि ये कौन ले जाएगा? शेयर होल्डर। तो बेटा ये तो रिजर्व सरप्लस हुआ ना, ये तो शेयर होल्डर का प्रॉफिट हुआ ना, तो लाइबिलिटी थोड़ा है वो। तो वो लॉसेस के लिए जो प्रोविजन बनता है वो प्रोविजन यहां नहीं आता। ये कौन सा वाला प्रोविजन है? लाइबिलिटी वाला प्रोविजन। समझ में आया आपको फर्क? तो प्रोविजन फॉर लॉसेस, जैसे हमारे आग लग जाए और नुकसान हो जाए, तो नुकसान को कॉम्पनसेट करने के लिए हमने प्रोविजन फॉर, हमने बना रखा है फायर फंड। क्या बना रखा है? फायर फंड या प्रोविजन फॉर फायर। तो वो तो प्रोविजन फॉर लॉसेस है। क्या वो लाइबिलिटी है? क्या ये किसी को देना है आपको? वो तो फायर का लॉस हो जाएगा, तो लॉस इससे हम सेट ऑफ कर लेंगे। तो वो प्रोविजन फॉर एक्सीडेंट, प्रोविजन फॉर फायर एक्सीडेंट, वो कहाँ आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये प्रोविजन कौन से आते हैं? प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टेन। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, वो होता है प्रोविजन। अब वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और मान लो मैं कंपनी हूं, आप मेरे एम्प्लॉय हो, जब आप, बुरा तो नहीं मानोगे ना, जब आप बुढ़े हो जाओगे 62 साल के, तो मैं आपको कंपनी से बाहर कर दूंगा, जाओ भाई छोड़ो बस, कंपनी बहुत हो गया। पर मुझे आपको रिटायरमेंट पे रिटायरमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे, ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी, देना पड़ता ना रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब मान लो मैं कंपनी का अकाउंटेंट, डायरेक्टर, जो भी मान लो, आपकी उम्र अभी मान लो 52 साल है, 10 साल बाद आप क्या हो जाओगे? रिटायर। मुझे आपको 10 साल बाद हेवी अमाउंट देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अभी से क्या किया? थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ये लाइबिलिटी है कि नहीं? सर्टेन है कि देना है कि नहीं देना है? देना है, रिटायरमेंट पे देना ही है। पर ग्रेच्युटी के प्रोविजन हर साल बदलते हैं, गवर्नमेंट आपकी लाइबिलिटी बढ़ा भी सकती है। तो मैं प्रोविजन बना रहा हूं फ्यूचर की लाइबिलिटी के लिए, पर वो अमाउंट सर्टेन, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। अब वो कब देनी है? 10 साल बाद। तो वो कौन सा प्रोविजन हुआ? लॉन्ग टर्म। तो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो समझ में आया आपको? इस तरह से मैं आपको चीजें आगे हम देखते हैं। अब मुझे शायद डेमो मेरा 2 ही दिन है, नेक्स्ट डेमो मनोज सर का रहेगा शायद नेक्स्ट डे, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट होंगे, फिर हम आगे देखेंगे। मैं तो अभी बैलेंस शीट की फॉर्मेट पे भी नहीं जा पाया पूरा। ठीक है, थैंक यू।